अल्टरनेट एपिसोड आते रहेंगे बाकी के। अभी कुछ दिन तक एपिसोड नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बाहर अभी काम चल रहा था। तो हाँ, लाइब्रेरी मेरी सील हो गई थी, इस वजह से नहीं आ रहे हैं एपिसोड्स। बहुत डिले एपिसोड्स आ रहे हैं, बट कुछ दिन तक ऐसे एपिसोड आते रहेंगे अल्टरनेट डेज में। बाकी बाद में मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। दिव्या ने ज्यादा देर नहीं की और अपने लोगों के साथ वहां से निकल गई। बाकी काम भले ही टल सकते हों, लेकिन हेड इंस्ट्रक्टर द्वारा सौंपे गए कार्यों को यथासंभव तेजी से पूरा करना जरूरी था। उनके जाने के बाद आरव ने चेक इन किया। रात होने पर उसने सबको ठहरा दिया, फिर चुपचाप होटल से निकल गया और उसका साया अंधेरे में गुम हो गया। वह जगह मूल रूप से शेनबे सिटी से लगभग 1000 मील दूर थी, लेकिन मौजूदा आरव के लिए ये दूरी कुछ भी नहीं थी। वह कुछ ही सांसों में वहां पहुंच गया। सिंकहोल के पास पहुंचते ही आरव की डिवाइन सेंस पारे की तरह फैल गई और 100 मील के दायरे की हर चीज को अपने भीतर समेट लिया। उसके सामने 10 मील दूर एक विशाल गड्ढा था, करीब 100 फीट गहरा और 1000 फीट चौड़ा, जो बेहद भव्य दिखाई दे रहा था। यही वो प्रसिद्ध सिंकहोल था। यह इलाका अब पूरी तरह कंट्रोल में था। चारों ओर भारी हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे और बिना इजाजत किसी को भी भीतर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ये सब आम लोग थे और जिनको रोका जा सकता था वे भी आम लोग ही थे। उसकी डिवाइन सेंस की सीमा के भीतर सिंकहोल के आसपास 1 दर्जन से ज्यादा कल्टिवेटर्स छिपे हुए थे। उनमें सबसे अधिक कल्टिवेशन वाला एल्डर पहले ही इंटीग्रेशन स्टेज के पीक तक पहुंच चुका था। यही व्यक्ति वेदांत द्वारा उल्लेख किया गया 9th एल्डर होना चाहिए। ये सभी शक्तिशाली लोग थे जो सिंकहोल के आसपास छिपे हुए थे और सैनिकों के लिए उन्हें पहचानना असंभव था। आरव ने एक कदम बढ़ाया और सीधे सिंकहोल के ऊपर पहुंच गया। अपनी मौजूदा इनविजिबिलिटी क्षमता के साथ कोई भी उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकता था। उसने अपने पैरों के नीचे स्थित सिंकहोल का निरीक्षण किया और पाया कि उसके तल में एक अजीब ऊर्जा का उतार चढ़ाव है, जो कुनलन कॉन्टिनेंट से अर्थ तक जाने वाले स्पेशल पैसेज से काफी मिलता जुलता था। यहाँ सचमुच एक सील मौजूद थी और उसे बनाने की विधि बेहद परिष्कृत थी, स्पष्ट रूप से किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति का काम। इतनी मजबूत सील होने का मतलब था कि नीचे बंद किया गया अस्तित्व कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। हालांकि समय के बीतने के साथ इस सील पर बेहद जोरदार हमले हुए होंगे और यह पूरी तरह टूटने से ज्यादा दूर नहीं थी। मेरे हिसाब से इसमें लगभग 2 दिन बाकी हैं, जो वेदांत के अनुमान से भी मेल खाता है। फॉर्मेशंस पर अपनी मौजूदा पकड़ के साथ आरव ने बहुत जल्दी पूरी स्थिति समझ ली। उसे थोड़ी हैरानी हुई, सन मून होली फायर सेक्ट आखिर है क्या और किसने इसे यहाँ सील किया? फिलहाल अगर इसका जवाब नहीं मिला तो 2 दिन बाद देख लेंगे। आरव की मौजूदा क्षमता के साथ वो इस सील को मजबूत करके भीतर बंद व्यक्ति को और लंबे समय तक कैद रख सकता था। लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। चाहे सील कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन वह टूटेगी ही। असेंशन से पहले वह अपने परिवार के लिए कोई छुपा खतरा नहीं छोड़ना चाहता था। उसे सन मून होली फायर कल्ट को पूरी तरह जड़ से मिटाना ही था। आसपास के माहौल का पूरी तरह निरीक्षण करने के बाद उसने फ्लैग्स निकाले और पूरे क्षेत्र में उन्हें व्यवस्थित ढंग से लगाना शुरू किया। 9th एल्डर इस समय इंटीग्रेशन स्टेज के पीक पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीचे छिपा असली पावरहाउस संभवतः ग्रेट असेंशन स्टेज का होगा और ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के अस्तित्व की संभावना भी नकारा नहीं जा सकती। सामान्य परिस्थितियों में अगर विरोधी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज का भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आरव अब असेंशन के बिल्कुल किनारे पर था और उसे अपनी असली ताकत का कम से कम उपयोग करना चाहिए था। ऐसे में फॉर्मेशंस के जरिए दुश्मन से निपटना सबसे उपयुक्त था। करीब 1 घंटे बाद आरव ने एक 9th ऑर्डर फॉर्मेशन पूरी तरह स्थापित कर दी। चारों ओर शांति थी। न तो गार्ड्स को किसी असामान्य चीज का एहसास हुआ और न ही छिपे हुए 9th एल्डर और उसके साथियों को आसपास हुए बदलावों की भनक लगी। सब कुछ निपटाने के बाद आरव चुपचाप वहां से निकल गया। अभी 2 दिन बाकी थे, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। होटल लौटने के बाद वह चैन की नींद सोया। अगली सुबह शेनबे सिटी में एक विस्फोटक खबर फैल गई। देश का सबसे शक्तिशाली परिवार यांग फैमिली रातों रात पूरी तरह उजाड़ दिया गया था। लोग इस बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, पूरी तरह उलझन में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। होटल के भीतर मेहमान और कर्मचारी सभी फुसफुसाकर इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। आरव को अच्छी तरह पता था कि यह सब दिव्या का ही कियादरा था।
मानना पड़ेगा, ये लड़की फैसले लेने में बेहद तेज और काम में बेहद प्रभावी थी, तेज और निर्दयी। आमतौर पर सत्येंद्र पवेलियन एक विशेष विभाग होता है और स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब भी वह कार्रवाई करता है तो मतभेदों की परवाह किए बिना उसकी गति और शक्ति दुश्मन से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि उसके पास विशाल शक्ति और सर्वव्यापी इंटेलिजेंस सिस्टम का कंट्रोल होता है। सालों में उपाध्याय फैमिली ने जितने भी अवैध और अएथिकल काम किए थे, वे सब बिना किसी चूक के खोदकर सामने ला दिए गए। इन अपराधों को देखते हुए, चाहे वह साहिल का पिता हो, खुद साहिल हो, या उपाध्याय फैमिली के मुख्य सदस्य, हर एक ने ऐसा अपराध किया था जिसकी सजा मौत के बराबर थी। शेनबे सिटी में उपाध्याय फैमिली ने वर्षों में काफी प्रभाव जमा लिया था। घटना के बाद उन्होंने बेहिसाब पैसा खर्च किया और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके सत्येंद्र पवेलियन को प्रभावित करने की कोशिश की ताकि इस आपदा से बच सके। उन्हें लगा था कि पैसा नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वे जहां भी गए, जैसे ही सामने वाले को पूरी कहानी समझ आई, उसने बिना किसी रहम के उन्हें बाहर निकाल दिया। मजाक है क्या? सत्येंद्र पवेलियन के फोर्थ एल्डर, हेवनली पैलेस मास्टर के सबसे बड़े बेटे को नाराज करना, कौन ऐसा दुस्साहस करेगा? ये तो खुद मुसीबत बुलाने जैसा था। अंत में उपाध्याय फैमिली के पिता पुत्र निराशा में कैद कर लिए गए। वे कभी नहीं समझ पाए कि उन्होंने किस तरह के अस्तित्व को उकसा दिया था। आरव ने इस छोटी सी बात को दिल पर नहीं लिया। नाश्ते के बाद पूरा समूह होटल से निकलकर इंद्रपुरम की ओर रवाना हुआ। चूंकि उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वे खुद को साधारण पर्यटक दिखाते हुए माउंटेन की सैर करते हुए आराम से आगे बढ़े और रास्ते के नज़ारे का आनंद लेते गए। इंद्रपुरम भारतीय लोगों के लिए एक रहस्यमय जगह है और साथ ही एक बेहद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी। यह इलाका ऊंचे माउंटेन और खतरनाक रास्तों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का नेचुरल दृश्य आज भी काफी हद तक अक्षुण्ण है, मन प्यारी और सुंदर। उन्होंने अपनी गाड़ी शेनबे सिटी में ही छोड़ दी और आगे का सफर पैदल तय किया। हालांकि वे आम लोगों का भेष धारण किए हुए थे, लेकिन उनके शरीर साधारण लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए वे बहुत तेजी से चल रहे थे। आगे बढ़ते हुए राकेश ने अचानक दूर देखा और चिल्लाया, आरव, देखो, वह लड़की कितनी सुंदर है। सबने उसकी ओर इशारा की दिशा में देखा। उन्होंने एक लंबी लड़की को देखा जिसकी पोनीटेल बंधी हुई थी और पीठ पर एक बड़ा बैकपैक था। वह लाल रंग का विंडब्रेकर पहने हुए थी, जो भले ही ढीला था, लेकिन उसकी सुडौल काया को छिपा नहीं पा रहा था। साफ था कि वह माउंटेन चढ़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन वह अकेली थी, उसके साथ कोई साथी नहीं था। वे उसका पूरा चेहरा नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ साइड प्रोफाइल दिख रही थी, लेकिन फिर भी यह साफ था कि वह एक बेहद खूबसूरत युवती थी। सिमरन ने राकेश को छेड़ते हुए मुस्कराकर कहा, क्या बात है, तुम्हें उस लड़की पर दिल आ गया क्या? राकेश थोड़ा झेप गया, नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे वो बहुत सुंदर लगी। कहते हुए उसने सिर खुजलाया और फिर आरव की ओर देखने लगा ताकि अपनी झिझक छुपा सके। आरव, आपको भी ऐसा नहीं लगता? लेकिन तभी उसने महसूस किया कि आरव उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहा है और तेज कदमों से उस लड़की की ओर बढ़ रहा है। बाकी सभी ने भी ये देख लिया। सिमरन ने शरारती अंदाज में कहा, यंग मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? कहीं किसी और खूबसूरत लड़की पर दिल तो नहीं आ गया? वह बस मजाक कर रही थी, लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने देखा आरव ने हाथ बढ़ाकर उस लड़की को सीधे अपनी बाहों में खींच लिया। अरे! राकेश की आंखें एकदम फैल गईं और दिल में निराशा की लहर दौड़ गई। आरव, ऐसा नहीं चलेगा। सारी खूबसूरत लड़कियां आप ही रख लेंगे तो भाई के लिए भी एक छोड़नी चाहिए। किसी वजह से इस लड़की को देखते ही उसके मन में अजीब सी अपनापन महसूस हुआ था और दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा था। डेना सिचू ने उसकी ओर देखा और शरारती मुस्कान के साथ कहा, कहीं सच में तुम्हें उस पर दिल तो नहीं आ गया? मैं राकेश बोल नहीं पाया, बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। भले ही उसके मन में भावनाएं हों, लेकिन वह अपने बड़े भाई से किसी लड़की के लिए कभी मुकाबला नहीं करेगा। डेना सिचू हंसते हुए बोली, अगर पसंद है तो कोशिश करो, लेकिन पहले आरव से पूछ लेना कि वे तुम्हारे ब्रदर इन लॉ बनने को तैयार हैं या नहीं। क्या मतलब? राकेश पूरी तरह हक्का-बक्का रह गया, कुछ समझ ही नहीं पाया। उसी पल वह लड़की आरव की बाहों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। ब्रदर, आप आखिरकार वापस आ गए।
आपको दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लड़की अनामिका थी। आरव ने सोचा था कि सारे काम निपटाने के बाद वह उससे मिलने जाएगा, लेकिन यहाँ अचानक उससे मुलाकात हो गई। आरव ने उसकी पीठ थपथपाई और आंखों के कोनों से आंसू पोंछ दिए। रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? अनामिका ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। मैं भी ठीक हूँ, बस मॉम और मुझे आपकी बहुत याद आती है। कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ, है न? आरव उसका हाथ पकड़कर सबके पास ले गया और एक एक करके परिचय कराया। अनामिका और डायना सिचू पहले से परिचित थे। जब उसकी नज़र सिमरन, वीना और बाकी लड़कियों पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वेदिका सौम्य और गरिमामयी थी, आरुषि सद्गुणी और दयालु, सिमरन प्यारी और आकर्षक, वीना तेजतर्रार और साहसी, और लिनक्स में एक अनोखा विदेशी आकर्षण था। ये सभी लड़कियां अलग अलग खूबियों वाली थीं और बेहद सुंदर थीं। मिलने की खुशी से उबरकर अनामिका ने आरव की कमर पर जोर से चुटकी काट ली। ब्रदर, आप तो बड़े वुमनाइजर निकले। बस 1 साल से थोड़ा ज्यादा ही तो गए थे और इतनी सारी पत्नियां ले आए। आरव बस मुस्करा दिया। वह क्या कहता? क्या ये बता देता कि अभी तो और भी थीं, कुछ तो पहले ही अमर लोग जा चुकी थीं। जब लड़कियों को पता चला कि यह आरव की बहन है तो सब बेहद स्नेही हो गईं और उपहार निकालने लगीं। ओह नमस्ते, मैं आरव का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। ये यंग लेडी के लिए एक छोटा सा उपहार है। जो आदमी आमतौर पर हर समय हंसमुख रहता था, वो इस वक्त बेहद घबराया हुआ था और बोलते हुए एक स्टोरेज रिंग आगे बढ़ा दी। इस दौरान उसने आरव के साथ रहते हुए काफ़ी खजाने जमा किए थे और अब सब एक साथ निकाल दिए। नमस्ते, अनामिका ने शिष्टाचार से अभिवादन किया, लेकिन पहली मुलाकात होने के कारण उसने रिंग लेने से हिचकिचाहट दिखाई। उसे पता ही नहीं था कि उसमें क्या है। आरव ने माहौल भांप लिया और राकेश को शरारती नज़र से देखा। मानना पड़ेगा, ये लड़का काफ़ी हैंडसम है और हाल की साधना के बाद उसमें एक अलग ही शालीन और उत्कृष्ट आभा आ गई थी। अनामिका के लिए अच्छा जोड़ा बन सकता था। अनामिका, जब उपहार दिया ही जा रहा है तो ले लो। एक उसकी छोटी बहन थी, दूसरा उसका अच्छा भाई। जब सामने वाला इंटरेस्ट दिखा रहा था तो वह मैचमेकर बनने से नहीं चूकना चाहता था। ओह, अनामिका ने ज्यादा नहीं सोचा। जब बड़े भाई ने कहा तो उसने संकोच छोड़कर रिंग ले ली। राकेश ने 2 बार हंसकर सिर खुजलाया, लेकिन आगे क्या कहे समझ नहीं आया और बेवकूफ़ी भरी मुस्कान के साथ एक तरफ हट गया। अपनी बहन को दोस्तों और साथियों से मिलवाने के बाद आरव ने पूछा, अनामिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हाँ, उस दिन फ़ोन क्यों नहीं लग पाया? वह लौटने पर महिमा उसकी बेटी को खबर देना चाहती थी, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो सकी थी। ब्रदर, माफ़ कीजिए, यह मेरी ही गलती है, कहते हुए अनामिका ने सिर झुका लिया। चेहरे पर शर्मिंदगी थी। आरव को हैरानी हुई। क्या हुआ? कोई समस्या आ गई थी क्या? अनामिका ने सिर झुकाए झुकाए धीमी आवाज़ में सब बताना शुरू किया। ग्रेजुएशन के बाद वो आरव इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करने लगी थी। काव्या ने उसे नॉर्दर्न हुबेई भेजा था ताकि वह वहाँ के कारोबार की जिम्मेदारी संभाले। अनामिका होशियार, सीखने को उत्सुक और काबिल थी। उसने जल्दी ही ऊपर नीचे सभी का भरोसा जीत लिया और इस शाखा की प्रभारी बन गई। लेकिन हाल ही में हालात अचानक बिगड़ गए। कंपनी गंभीर संकट में फंस गई और परसों अचानक सील कर दी गई। भाई के लापता होने की खबर से वह टूट चुकी थी। वह कंपनी में इसलिए आई थी कि भाई का कारोबार संभाल सके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अंजाम ऐसा होगा। इससे वह बेहद दुखी और हताश हो गई। राजधानी लौटकर मॉम और काव्या से मिलने में भी उसे शर्म आ रही थी, इसलिए उसने फ़ोन बंद कर दिया और यहाँ आ गई। आरव ने आह भरी और प्यार से उसकी सिर पर हाथ फेरा। बेवकूफ़ लड़की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर एक कंपनी ही तो है, कमाए या न कमाए, चले या बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही उसे पूरी जानकारी न हो, लेकिन वह अंदाज़ा लगा सकता था कि कंपनी का बंद होना काव्या और दूसरों के वेदांत द्वारा नज़रबंद किए जाने से जुड़ा होगा। और उसके लिए एक छोटी सी शाखा तो क्या, पूरी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी उसकी बहन से बढ़कर नहीं थी। अनामिका ने सिर झुकाए रखा, कुछ नहीं बोली, लेकिन चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। फिर आरव ने पूछा, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? अनामिका ने पल भर सोचा, फिर और भी धीमी आवाज में बोली, अगर आरव की सुनने की क्षमता असाधारण न होती तो शायद वो सुन ही न पाता।
मैंने सुना है कि यहाँ एक रहस्यमय सिंक होल है, मैं उसे देखने आई हूँ। शायद कोई मौका मिल जाए जिससे मैं भी आपकी तरह मजबूत बन सकूं, ब्रदर, फिर कुनलन वंडरलैंड जाकर आपको ढूंढ सकूं। यही उसकी असली भावना थी। आरव के गायब होने के बाद वह बेहद बेचैन थी। वो एक साधारण लड़की थी, न मदद कर सकती थी, न कुनलन वंडरलैंड जा सकती थी, बस भाई का कारोबार संभालने की सोच सकती थी। लेकिन हाल में इंद्रपुरम के सिंक होल्स को लेकर अजीब अजीब खबरें फैल रही थीं, और उसकी कंपनी भी बंद हो चुकी थी। यहीं से उसके मन में यह विचार आया। वह किस्मत आजमाने यहाँ आ गई थी। अगर कोई असाधारण अवसर मिल जाता तो कुनलन वंडरलैंड जाकर भाई को ढूंढ लेती। तुम सच में, आरव ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर कल्टिवेशन इतनी आसान होती तो इतने कल्टिवेटर्स मारे न गए होते। साथ ही उसके दिल में गर्माहट भी उमड़ आई। एक साधारण लड़की होकर भी वह उसके लिए इतना कुछ कर रही थी। गलती कर बैठी किसी बच्ची की तरह अनामिका ने घबराकर पूछा, ब्रदर, क्या मैंने फिर कोई गलत काम कर दिया? गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ऐसी मूर्खता दोबारा मत करना। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम्हें कल्टिवेशन करनी है तो तुम्हारा भाई खुद मदद करेगा, किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं। हूँ, अनामिका ने सिर हिलाया। ठीक है, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलो उस सिंक होल को साथ में देख लेते हैं। चूंकि वह अपनी बहन को कल्टिवेशन सिखाने वाला था, आरव ने तय किया कि उसे वर्ल्ड दिखाए और कल्टिवेटर्स की लड़ाइयाँ देखने दे। अनामिका ने फिर सिर हिलाया। जैसे ही सब चलने वाले थे, पीछे से एक जोरदार आवाज आए, अनामिका, यहीं रुक जाओ। सब लोग रुक गए और मुड़कर देखने लगे। पीछे से एक लंबा सा युवक तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। हालांकि उसने आउटडोर स्पोर्ट्सवेयर पहन रखी थी, लेकिन उसके कपड़े सभी डिजाइनर ब्रांड्स के थे और काफी महंगे दिख रहे थे। छोटे कटे हुए बाल और बज़ कट के साथ उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसकी चाल हवा की तरह तेज थी। स्पष्ट था कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट है, हालांकि सिर्फ शैन रैंक का। उसके पीछे 4 अधेड़ उम्र के लोग चल रहे थे, जिनकी आभा काफी शक्तिशाली थी। उनकी कल्टिवेशन इससे भी ऊंची थी, सभी अर्थ रैंक तक पहुंचे हुए थे। इतने ताकतवर बॉडीगार्ड्स के साथ होने से साफ था कि यह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह तेज कदमों से अनामिका के सामने पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी। अनामिका, तुम क्या कर रही हो? अचानक यूं क्यों चली जा रही हो? तुम्हारा फोन भी बंद है। अगर मैंने अपने परिवार के कनेक्शंस इस्तेमाल न किए होते तो तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाता। आरव का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम होते कौन हो जो मेरी बहन से इस लहजे में बात करने की हिम्मत कर रहे हो? पहले घर की हालत चाहे जैसी भी रही हो, अनामिका हमेशा परिवार की नन्ही राजकुमारी रही थी। वो और महिमा उसे हर दिन सिर आंखों पर बैठाकर रखते थे। कोई उसे इस तरह डांटने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बाद में जब उसने एंशंट मेडिकल सेक्ट की विरासत पाई और उसका दर्जा ऊंचा होता गया, तो उसकी बहन उसके लिए एक अछूता टैबू बन चुकी थी। अपने बॉस को नाराज देखकर राकेश ने तुरंत आस्तीन चढ़ा ली, मानो किसी भी पल मारपीट शुरू करने वाला हो। ब्रदर, गुस्सा मत होइए, ये मेरा दोस्त है। अनामिका ने आरव को रोका, फिर सामने खड़े युवक की ओर नापसंदगी से देखते हुए बोली, रमन, हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। मुझे कुछ भी करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। रमन की नज़र अनामिका से हटकर आरव पर चली गई। अनामिका, क्या ये तुम्हारे भाई हैं? अनामिका ने सख्ती से कहा। रमन, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, हम सिर्फ दोस्त हैं। इतनी नज़दीकी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे भाई हैं, आरव। हम माउंटेन में एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो कृपया चले जाओ। रमन ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। अरे नहीं, अनामिका, इतनी दूरी क्यों बना रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कैसा महसूस करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ही प्रोविंशियल कैपिटल से यहाँ तक आया हूँ। कहते हुए उसकी नज़र चुपके से वेदिका, डायना, सिचू और बाकी लड़कियों पर घूम गई। उसकी आंखों में दबा हुआ लालच साफ चमक उठा। लेकिन उसका मौजूदा लक्ष्य अनामिका थी, इसलिए उसने ज्यादा जाहिर नहीं किया। कोई ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। अनामिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ इनकार कर दिया। तुम जो चाहो करो, लेकिन मैं अपने भाई के साथ माउंटेन में जा रही हूँ। ये कहकर उसने मुड़कर आरव का हाथ पकड़ लिया और माउंटेन की ओर चल दी। रुको, मैं भी चलूंगा। रमन हार मानने वाला नहीं था।
वह काफी समय से अनामिका का पीछा कर रहा था। असल में उसे अनामिका की सुंदरता से ज्यादा दिलचस्पी नॉर्दर्न हुबे की एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट कंपनी की संपत्तियों में थी। उसका असली मकसद उन्हें यादव फैमिली के कब्जे में लाना था। लेकिन इतने समय से अनामिका उससे दूरी बनाए हुए थी, जिससे उसकी चालें सफल नहीं हो पा रही थीं। अब इंद्रपुरम आकर उसे लगा कि उसका मौका आ गया है। अगर अच्छे व्यवहार से दिल जीत सका तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती करके हालात को फैट अकॉम्प्ली बना दिया जाएगा। आखिरकार वह उसकी औरत ही बन जाएगी, यही उसका सोचना था। वह अनामिका के करीब करीब चलते हुए बोला, अनामिका, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन इंद्रपुरम बेहद खतरनाक जगह है। यहाँ तरह तरह के जंगली जानवर हैं, यहाँ तक कि नरभक्षी भी। अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं शैन रैंक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ। जरूरत नहीं, मेरा भाई मुझे बचा लेगा। अनामिका ने फिर से इनकार कर दिया। वो अब भी संयम बरत रही थी। उसने पूरी तरह रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि आरव इन्वेस्टमेंट कंपनी के कई कारोबार यादव फैमिली से जुड़े हुए थे। वह नहीं चाहती थी कि निजी मामलों का असर उसके भाई के व्यापार पर पड़े। वो अलग बात है, तुम्हारा भाई तो एक कमजोर सा विद्वान लगता है, वह तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? रमन ने अपनी चौड़ी छाती थपथपाई। एक आदमी को मेरी तरह होना चाहिए। देखो, मैं एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तभी सुरक्षा का एहसास होता है और अपनी पसंदीदा औरत की रक्षा करने की क्षमता भी होती है। ये कहते ही आसपास मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। सिमरन तो इतनी हंसी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह दृश्य किसी को भी मोहित कर सकता था। एक शैन रैंक मार्शल आर्टिस्ट जो अधिकतम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बराबर है, एक पीक ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट का मजाक उड़ा रहा था। यह शायद इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मजाक था। रमन पूरी तरह उलझन में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं। उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वह सामने वालों की असली क्षमता पहचान सके, इसलिए उसने मान लिया कि ये सब साधारण लोग ही हैं। आरव ने ऐसे तुच्छ व्यक्ति से उलझने की जहमत नहीं उठाई। उसने अनामिका का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। चूंकि सामने वाला साथ चलना चाहता था तो चलने दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रमन पीछे पीछे चलता रहा। अनामिका, तुम भी उस सिंकहोल को देखने आए हो ना? मैं बता दूं, वह इलाका अब कंट्रोल में है। अगर हमारी यादव फैमिली के कनेक्शंस ना हो तो तुम अंदर तक पहुंच ही नहीं पाओगी। सिंकहोल इस समय पूरे इंडिया में चर्चा का विषय था। बहुत से लोग जानते थे, बहुत से उत्सुक थे और बहुत से खुद जाकर देखना चाहते थे। ये बात आसानी से समझी जा सकती थी। बिना पीछे देखे अनामिका ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे मामलों में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उसकी नज़र में उसका भाई सर्वशक्तिमान था। भले ही सिंकहोल तक न पहुंच पाएं तो वे लौट ही जाएंगे। इतनी बेरुखी देखकर रमन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसका दिल गुस्से से भर गया। पास खड़े एक अधेड़ उम्र के बॉडीगार्ड ने कहा, यंग मास्टर, इन साधारण लोगों पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुसीबत आएगी तब यही लोग हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे। वह पहले भी इंद्रपुरम आ चुका था। वहाँ माउंटेन ऊंचे हैं, पानी खतरनाक है, रास्ते बेहद दुर्गम हैं और हर जगह जंगली जानवर व जहरीले सांप छिपे रहते हैं। ये साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए उसे लगा कि आरव और बाकी लोग बस अनजान और निडर हैं। अंदर जाकर ही उन्हें असली ताकत का एहसास होगा। ठीक कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि बाद में ये कैसे मेरे सामने भीख मांगते हैं। रमन ने ठंडी हंसी हंसी और अपने चारों आदमियों के साथ पीछे चलता रहा। आरव और उसका समूह आगे बढ़ता रहा। यहाँ का माउंटेन रास्ता उनके लिए जरा भी मुश्किल नहीं था, मानो समतल जमीन पर चल रहे हों। वे आराम से टहलते हुए नज़ारों का आनंद लेते जा रहे थे। उनकी रफ्तार पूरी तरह अनामिका पर निर्भर थी। हालांकि अनामिका पहले बोन स्ट्रेंथनिंग पिल ले चुकी थी और उसकी शारीरिक स्थिति साधारण लोगों से काफ़ी बेहतर थी, फिर भी वह एक मार्शल आर्टिस्ट की बराबरी नहीं कर सकती थी। जल्द ही रमन और उसके लोग आगे निकल गए। वे पीछे मुड़कर देखकर मुस्कुरा रहे थे, चेहरे पर घमंड साफ था। तुम लोग बहुत धीमे हो, इस रफ्तार से सिंकहोल तक कब पहुंचोगे? अनामिका, क्यों न मैं तुम्हें पीठ पर उठा लूं, तब हम बहुत तेजी से पहुंच जाएंगे। तेज चलना है, ये तो आसान है। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने हाथ बढ़ाकर एक पिल अपनी बहन के मुंह में डाल दी। अनामिका ने ये तक नहीं पूछा कि वह क्या है।
उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था, वह जानती थी कि वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही पिल मुंह में गई, उसके निचले पेट से एक गर्म धारा उठी और तेजी से पूरे शरीर में फैल गई। कुछ मत सोचो, मैं तुम्हें अभी एक कल्टिवेशन टेक्निक सिखाने वाला हूँ, बस अभ्यास का रास्ता याद रखो। कहते हुए आरव ने ट्रू एनर्जी की एक धारा अनामिका के शरीर में भेजी, अंदर उठी गर्मी को सही मार्ग पर चलाने लगा। उसकी मौजूदा ताकत के साथ एक साधारण व्यक्ति की कल्टिवेशन बढ़ाना उसके लिए बच्चों का खेल था। समय बीतता गया। अनामिका ने पहले बॉडी रिफाइनमेंट पूरा किया, फिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, और अंत में उसके निचले पेट में एक चमकता हुआ गोल्डन कॉ बन गया। इसी के साथ उनकी गति भी तेज होती चली गई और वे इंद्रपुरम के और गहरे हिस्सों की ओर बढ़ते चले गए। रमन शुरू में एक तरफ खड़ा था, आधा तो आरव और बाकी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए और आधा अपनी ताकत दिखाने के लिए। उसके मन में तो ये भी था कि अगर इस समय अचानक 2-4 लिंक्स या जंगली जानवर निकल आएं और सामने वाले उससे दया की भीख मांगें तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। किसी वजह से अनामिका की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद डर या तंज से बचने के लिए वह जोर लगाकर चल रही है और थोड़ी देर में थक जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। न वह धीमी हुई, नहीं थकने के कोई लक्षण दिखे, उल्टा उसकी गति और तेज होती चली गई। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि सिर्फ अनामिका ही नहीं, बल्कि उसके आसपास चल रहे लोग भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि वे सुंदर महिलाएं भी, जो देखने में बड़े आराम से चलती लग रही थीं, असल में काफी तेज थीं। रमन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अब वह पहले की तरह निश्चिंत नहीं रहा, उसे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना पड़ा, तब जाकर कहीं पीछा कर पा रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी लाइटनेस टेक्निक तक इस्तेमाल कर ली और अपनी कल्टिवेशन को चरम पर पहुंचा दिया। फिर भी अनामिका और उसके बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। कमबख्त, आखिर ये हो क्या रहा है? रमन बेहद चिढ़ गया। वो किसी भी हाल में यह मानने को तैयार नहीं था कि सामने वाले सबके सब ताकतवर लोग हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि दूसरे लोग बड़ी आसानी से चल रहे थे, जबकि वह खुद कुत्ते की तरह हाँफ रहा था, लगभग जीभ बाहर निकल आई थी। और फिर भी कोई फायदा नहीं। मर्दों की तो बात ही छोड़ो, वह उन खूबसूरत महिलाओं तक की बराबरी नहीं कर पा रहा था। कभी वे दिखतीं और अगले ही पल नज़र से ओझल हो जातीं। हरामजादे, इन माउंटेन के सारे जहरीले सांप और जंगली जानवर कहाँ मर गए हैं? रमन के हिसाब से अगर इस समय 2-4 बाघ या भेड़िए निकल आते तो सामने वाले तुरंत उससे मदद मांगने लगते। उसे क्या पता था कि आरव की डिवाइन सेंस लगभग पूरे इंद्रपुरम को धनके हुए थी। आसपास के सारे जंगली जानवर उसकी भयानक आभा से डरकर दूर दूर भाग चुके थे, कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चाहे रमन कितना भी झुंझला जाए, आगे चलने वालों की रफ्तार बस बढ़ती जा रही थी, और कुछ ही देर में वे पूरी तरह उसकी नज़र से ओझल हो गए। क्यों? आखिर वे इतने तेज कैसे हो सकते हैं? रमन भारी सांसें लेते हुए वहीं खड़ा रह गया, दिल में अनिच्छा और हैरानी भरी हुई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अनामिका, जो पहले एक साधारण इंसान थी, इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है। यंग मास्टर, मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ है, पास खड़ा अधेड़ उम्र का बॉडीगार्ड बोला। तुलना में उनकी सांसें काफी स्थिर थीं, आखिर वे सब अर्थ एक्सपर्ट्स थे, रमन से कहीं ज्यादा ताकतवर। क्या हुआ? रमन ने मुड़कर पूछा। अधेड़ आदमी हल्के से मुस्कुराया। इसमें क्या सोचना, जरूर लाइटनेस बॉडी टैलिस्मन इस्तेमाल किया होगा, और वह भी हाई लेवल वाला। एक अनुभवी अर्थ एक्सपर्ट होने के नाते उसने हालात साफ देख लिए थे। शुरुआत में अनामिका काफी जूझ रही थी और कहीं से भी ताकत छुपाने के लक्षण नहीं थे। फिर अचानक रफ्तार बढ़ी और लगातार बढ़ती ही गई। ये हालात सिर्फ टैलिस्मन से ही समझाए जा सकते थे। हाँ, बात तो सही है। रमन बार बार सिर हिलाने लगा। उसके पास भी कुछ टैलिस्मन्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी गति बढ़ाने वाला नहीं था। उसकी समझ में यही एकमात्र मुमकिन वजह थी। फिर उसने उस बॉडीगार्ड को देखा। तो तुम्हारे हिसाब से हमें अब क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। अधेड़ आदमी के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। आखिर टैलिस्मन बाहरी चीज होती है, अपनी कल्टिवेशन नहीं। एक एक इस्तेमाल होगा तो खत्म भी होगा, और उसकी अवधि भी सीमित होती है। देर सबेर हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। फिर वो और पास झुका, आवाज में क्रूरता भर गई। और यह इंद्रपुरम है,
यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, कभी कभी जंगली लोग भी मिल जाते हैं। यहाँ कुछ भी हो जाए, अजीब नहीं होगा। जब हम उन्हें पकड़ लेंगे तो फिर जो यंग मास्टर चाहे वही होगा। अगर मार भी दिया तो कौन परवाह करेगा? ठीक है, जल्दी पीछा करो। अब तक भी रमन आरव और बाकी लोगों को साधारण इंसान ही समझ रहा था। आरव और उसका समूह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब सूरज ढलने वाला हुआ तब तक वे यात्रा का लगभग 2/3 हिस्सा तय कर चुके थे। क्योंकि समय काफी था और आगे एक समतल सी घाटी थी, उन्होंने वहीं डेरा डालने का फैसला किया। इस समय तक अनामिका की कल्टीवेशन पूरी तरह ग्रेट परफेक्शन गोल्डन कॉ स्टेज पर स्थिर हो चुकी थी। अगर आरव को ये चिंता न होती कि बहुत तेजी से आगे बढ़ाने से उसकी फाउंडेशन अस्थिर हो जाएगी, तो वह उसे और भी कुछ स्तर ऊपर पहुंचा देता। अपनी नई ताकत महसूस करके अनामिका बेहद खुश थी। आखिरकार वह भी अपने भाई की तरह कल्टीवेटर बन गई थी। रात के खाने की तैयारी शुरू हुई। राकेश ने स्वेच्छा से आसपास शिकार ढूंढने की जिम्मेदारी ली और थोड़ी ही देर में एक बकरी, 2 खरगोश और 3 तीतर लेकर लौट आया। आरव ने उन्हें साफ किया, नदी किनारे आग जलाई और भूनना शुरू किया। अर्थ के जंगली जानवर कुनलन वंडरलैंड के मॉन्स्टर्स जितने खूंखार नहीं होते, लेकिन उनका मांस ज्यादा नरम, स्वादिष्ट और बनावट में बेहतर होता है। सब लोग नदी किनारे बैठकर हंसते बोलते भरपेट खाने लगे। घने जंगल में कुछ परछाइयां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। रमन और उसके लोग उनका पीछा करते हुए। चारों आदमी काफी बदहाल दिख रहे थे, कपड़े अस्तव्यस्त, शरीर पसीने से भीगा हुआ, सांसें भारी। उन्हें अपने फैसले पर भी शक होने लगा था, कहीं वे गलत दिशा में तो नहीं आ गए। लेकिन दूर आग की रोशनी और लोगों की हंसी सुनते ही उन्हें यकीन हो गया कि रास्ता सही है। बस एक ही सवाल था, आखिर सामने वाले किस तरह का टैलिस्मन इस्तेमाल कर रहे थे कि इतनी तेजी से चल पा रहे थे? एक सुनसान जगह देखकर अधेड़ बॉडीगार्ड ने पूछा, यंग मास्टर, आपका क्या इरादा है? रमन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, तुम लोग पहचान छुपाकर जाओ और उन 3 आदमियों को मेरे लिए पकड़ लाओ। इन गहरे जंगलों में अगर वे फंस गए तो कल जब मैं सामने आऊंगा तो सारी औरतें मेरी होंगी। ये कहते हुए उसके होठों पर दुष्ट मुस्कान फैल गई। वह बेहद ये एम्बिशियस और कामुक था। सिर्फ अनामिका ही नहीं, डेना सिचू और बाकी महिलाएं भी उसकी नज़र में संभावित शिकार थीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अधेड़ आदमी ने बिना झिझक हामी भर दी। उसके लिए सामने वाले कोई खास चुनौती नहीं थे। जब तक उन्हें टैलिस्मन इस्तेमाल करने का मौका न मिले, कोई नहीं बच पाएगा। चारों ने काले कपड़े पहन लिए, सिर्फ आंखें खुली छोड़ीं। अंधेरे जंगल में वे 4 भूतों की तरह दिख रहे थे, तेजी से उस समूह की ओर बढ़ते हुए। अनामिका ने आरव का हाथ पकड़ा हुआ था। करीब 2 साल बाद मिलकर दोनों बेहद करीब लग रहे थे। वो कुनलन वंडरलैंड के बारे में उससे लगातार सवाल पूछ रही थी। जब उसे पता चला कि उसकी एक छोटी भतीजी भी है, तो वो और ज्यादा उत्साहित हो गई। उसी पल आरव ने ठंडी हंसी हंसी और सामने के अंधेरे आसमान की ओर देखा। डेना सिचू और बाकी लोग भी कुछ गड़बड़ भांप चुके थे, लेकिन सब शांत बैठे रहे, चुपचाप तमाशा देखने लगे। तभी 4 काली आकृतियां सबके सामने आ खड़ी हुईं। काले कपड़े, हाथों में लंबी तलवारें, चारों ओर से कत्ल की गंध फैलती हुई। अग्रिम पंक्ति में खड़े अधेड़ आदमी ने नजर घुमाई और अंत में आरव पर टिक गई। डकैती है, जो भी कीमती सामान है सब निकाल कर दे दो। पहचान छुपाने के लिए उन्होंने पूरी तरह लुटेरों का नाटक करने का फैसला किया था। उसके दिमाग में यही था कि सामने वाले जरूर विरोध करेंगे और तब उसके लिए हमला करना बिल्कुल जायज होगा। लेकिन आगे जो हुआ वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। सामने बैठे लोग जरा भी नहीं घबराए, वे ऐसे खाते पीते रहे मानो कुछ हुआ ही न हो। आरव ने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा, उसने कलाई घुमाई और उसकी हथेली में एक छोटी सी काली घंटी प्रकट हो गई। डकैती, बस इतना ही, मेरे पास एक खजाना है, चाहिए? मध्यम आयु का आदमी एक पल के लिए चौंक गया। ये क्या हो रहा था? वह कुछ कर पाता उससे पहले ही सामने वाली ने खुद अपना खजाना सौंपने की पेशकश कर दी। क्या वह उससे डर गई थी? लेकिन सोचने पर यह बात ठीक भी लगती थी। आखिर इतना कमजोर और नाजुक सा दिखने वाला सुंदर लड़का इतना साहसी कैसे हो सकता था? ये सोचकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, बिल्कुल चाहिए, तुम्हारे पास जो भी खजाना है सब सौंप दो। ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ। आरव ने ये कहते हुए अपने हाथ में पकड़ी छोटी सी घंटी उठाई और हल्के से हिला दी।
तुरंत एक साफ और तीखी आवाज़ गूंज उठी। यह आवाज़ आम घंटी से ज़्यादा अलग नहीं थी, लेकिन सामने खड़े चारों लोगों की आंखें एकदम सूनी हो गईं। उनकी आंखों की चमक गायब हो गई और वे चलती फिरती लाशों जैसे हो गए। डिवाइन बिजली से बुरी तरह क्षतिग्रस्त और कमज़ोर हो चुकी सोल कैप्चरिंग बेल भी इन लोगों से निपटने के लिए पूरी तरह काफ़ी थी। ये किसी व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित कर सकती थी, जो असर में लगभग मानसिक कंट्रोल जैसा ही था। बल्कि इसका असर और भी ज़्यादा घातक था। इसे इस्तेमाल करते समय सामने वाले की आंखों में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और एक साथ कई लोगों को नियंत्रित किया जा सकता था। मध्यम आयु के आदमी के चारों अंगरक्षक बिल्कुल भी सतर्क नहीं थे। दरअसल, चाहे वे पूरी ताकत से भी लड़ते, फिर भी आरव द्वारा संचालित सोल सीजिंग डेमन बेल का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आखिर उनकी कल्टिवेशन का स्तर बहुत नीचे था। उनके दिमाग पर काबू पाने के बाद आरव ने पूछा, बताओ, असल में हुआ क्या है? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? यंग मास्टर, मध्यम आयु के आदमी की आंखें खाली थीं, लेकिन वह हर सवाल का जवाब देता गया और पूरी बात बताने लगा। आरव ने पूछा, वो तुमसे क्या करवाना चाहता था? आपकी तरफ के सभी आदमियों को किसी बहाने से गिरफ्तार करवाना। ये सुनकर आरव को अचानक उबाऊ सा लगा। सामने वाला बहुत ही कमज़ोर था, उससे और सवाल पूछने का मन ही नहीं हुआ। अगर यही बात है, तो अब वापस जाओ, उसे नंगा करो और किसी पेड़ से लटका दो। हाँ, चारों ने एक साथ जवाब दिया और उसी रास्ते वापस चल दिए। उसी समय रमन एक छोटी माउंटेन के पीछे टहल रहा था। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे थे और उसका दिमाग उत्साह से भरा हुआ था। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अनामिका को अपने कब्जे में लेना ही था और फिर वापस जाकर नॉर्दर्न हुबे में आरव इन्वेस्टमेंट कंपनी के सारे बिजनेस अपने हाथ में लेने थे। उसके बाद वो परिवार का नंबर 1 व्यक्ति बन जाएगा और अगला फैमिली हेड बनने की जगह सिर्फ उसी की होगी। और आरव के आसपास की वे औरतें, सब की सब बेहतरीन थीं, वह किसी को भी छोड़ने वाला नहीं था। सिमरन, वीना और बाकी महिलाओं की सुंदरता का ख्याल आते ही उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी और वह बार बार लार निगलने लगा। तभी अचानक एक परछाई चमकी और जिन 4 अंगरक्षकों को उसने भेजा था, वे लौट आए। इतनी जल्दी? काम कैसा रहा? लोग कहाँ हैं? जिन लोगों को गिरफ्तार करने को कहा था, वे कहाँ हैं? रमन सवालों से भरा हुआ था, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मध्यम आयु के आदमी ने अचानक उसका गला पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। ओह ओह, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारा यंग मास्टर हूँ। वो मुश्किल से चिल्ला पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंगरक्षक थोड़ी देर में लौटकर उसी पर हमला क्यों कर रहे हैं। लेकिन चाहे वह कितना ही चिल्लाए, सामने वाला बिल्कुल बेअसर रहा। इसी दौरान बाकी तीनों भी आगे बढ़े और पल भर में उसके सारे कपड़े फाड़ दिए, अंडरवियर तक नहीं छोड़ा। आह! रमन घबराहट से चीख पड़ा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंगरक्षकों को अचानक क्या हो गया और ये कपड़े फाड़ने वाली हरकत क्यों कर रहे हैं। क्या इनका मेरे प्रति कोई गलत इरादा है? ये सोचकर वह डर से कांपने लगा और किसी तरह अपने शरीर के एक बेहद अहम हिस्से को बचाने की कोशिश करने लगा। गनीमत ये रही कि सबसे बुरा नहीं हुआ। चारों ने उसे नंगा तो कर दिया, लेकिन उसके साथ और कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने एक रस्सी निकाली, उसे कसकर बांधा और पास के टेढ़े पेड़ से लटका दिया। थोड़ा राहत महसूस करते ही रमन गुस्से से भर गया और नीचे खड़े चारों लोगों पर चिल्लाया, तुम चारों पागल हो। यादव फैमिली का पैसा खाकर मुझ पर ही हाथ उठाने लगे। अभी मुझे नीचे उतारो, वरना यादव फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आमतौर पर भले ही ये चारों अर्थ मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन नॉर्दर्न हुबे की नंबर 1 यादव फैमिली को नाराज करने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन अब ये चारों सोल कैप्चरिंग बेल के कंट्रोल में थे, बिल्कुल चलती फिरती लाशों की तरह, बिना किसी सोच या चेतना के, सिर्फ आरव के आदेश मानने वाले। इसलिए चाहे सामने वाला यादव फैमिली का सबसे बड़ा बेटा ही क्यों न हो, उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता था। रमन गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहा जब तक उसकी आवाज़ बैठ नहीं गई, लेकिन चारों लोग बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। वह पूरी तरह हताश हो गया। मदद के लिए पुकारना भी बेकार था। यह इंद्रपुरम था, चारों तरफ सुनसान माउंटेन और जंगल, जहां इंसानों से ज्यादा सांप, कीड़े और जंगली जानवर रहते थे। पेड़ से लटके लटके उसकी बाहों में असहनीय दर्द होने लगा। रस्सी के खिंचाव से उसकी कलाइयां सूज गई थीं। और ये तो बस शुरुआत थी।
नंगा होकर हवा में लटका वह आसपास के कीड़ों के लिए सीधा खाना बन चुका था। कुछ ही पलों में उसके शरीर पर हर आकार के कीड़े रेंगने लगे और उसका खून चूसने लगे। रमन लगभग पागल हो चुका था। इस समय उसे लग रहा था कि यह जिंदगी मौत से भी बदतर है। कमबख्तो, तुम चारों बस इंतजार करो, यादव फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाए, चारों अंगरक्षक बेजान नजरों से खड़े रहे। आरव के लिए इन 4 लोगों का आना जाना बस एक मामूली घटना थी, उल्टा थोड़ी मनोरंजन ही मिल गई। उसने पास खड़ी अनामिका की ओर देखा। अनामिका, उस लड़के का बैकग्राउंड क्या है? यादव फैमिली नॉर्दर्न हुबे की प्रांतीय राजधानी का सबसे बड़ा परिवार है। वह यादव फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और हमारी कंपनी के साथ उसके कई बिजनेस डील हैं। जब से मैं ब्रांच ऑफिस की हेड बनी हूँ, वह मेरा पीछा कर रहा है। मुझे वह पसंद नहीं है और मुझे पता है कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। लेकिन यादव फैमिली बहुत ताकतवर है और कंपनी के साथ उसके काफ़ी लेन देन हैं, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा दुश्मनी नहीं मोल ले सकती। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। अनामिका, तुम्हें ये समझना होगा कि क्या ज़्यादा अहम है और क्या नहीं। कंपनी कंपनी है, लेकिन वह तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। अगर दोबारा ऐसा हो तो उन्हें ज़रा भी इज्जत देने की ज़रूरत नहीं, सीधे बाहर फेंकवा देना। राकेश बगल से हंसते हुए बोला। आरव, क्या मैं जाकर उस लड़के का मामला निपटा दूं? फिर मिस अनामिका को आगे कोई परेशानी नहीं होगी। कहते हुए उसकी नज़र बार बार अनामिका पर जा रही थी, चेहरे पर खुशामद साफ झलक रही थी। आरव ने सिर हिलाकर मना कर दिया। रहने दो, आखिरकार वह कोई घोर अपराधी भी नहीं है। एक कल्टिवेटर को बहुत ज़्यादा रक्त पिपासु नहीं होना चाहिए, वरना इनर डीमंस पैदा हो जाते हैं और असेंशन के समय ज़्यादा भयानक हेवनली ट्रिब्यूलेशन आती है। इसके अलावा रमन को न मारने का एक और कारण भी था। इंद्रपुरम का सिंक होल अब पूरी तरह सील किया जा चुका था और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हेवनली पैलेस की अधीनस्थ इकाई सत्येंद्र पवेलियन के पास थी। रमन ने कहा था कि वह पारिवारिक संबंधों के जरिए अंदर घुसा, इसका मतलब साफ था कि सत्येंद्र पवेलियन के अंदर ही कोई गद्दार मौजूद है। जो भी हो, आरव सत्येंद्र पवेलियन का चौथा एल्डर था और उसके पास हेवनली पैलेस मास्टर का टोकन भी था। बाद में हालात देखकर जरूरत पड़ी तो इस कीड़े को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। असेंशन का समय भी अब नज़दीक आ रहा था, शायद यह उसके पिता के लिए भी एक मदद ही थी। इसी वजह से उसने रमन को सिर्फ सजा दी, मारा नहीं। वह देखना चाहता था कि उसकी बात सच है या झूठ। अगली सुबह घने जंगल के बीच से सूरज की पहली किरणें फूटीं और पूरे इंद्रपुरम क्षेत्र पर सुनहरी रोशनी फैल गई। इस समय रमन अभी भी पेड़ से लटका हुआ था। अब उसमें यादव फैमिली के एल्डेस्ट सन वाला कोई रौब-रुतबा नहीं बचा था। वह बेहद बदहाल हालत में था। उसकी दोनों बाहें हवा में ऊपर की ओर लटकी हुई थीं, पूरी तरह लाल और सूजी हुई। उसका चेहरा मच्छरों के काटने से नीला-पला हो चुका था। अगर ध्यान से न देखा जाए तो उसकी असली शक्ल पहचान पाना भी मुश्किल था। उसका शरीर भी कुछ ऐसा ही था, हर जगह अलग-अलग कीड़ों के काटने के निशान थे, यहाँ तक कि शरीर के उस खास हिस्से को भी किसी अज्ञात कीड़े ने बुरी तरह काट लिया था। जो पहले छोटा और सधा हुआ था, अब सूजन के कारण काफी बड़ा दिखाई दे रहा था। रमन की आंखें पूरी तरह सूज चुकी थीं। वह उन्हें जोर लगाकर खोलने की कोशिश करता, लेकिन बस पतली सी दरार ही खुल पाती थी। उसी दरार के बीच से उसकी आंखों में छिपी गहरी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। मैं यादव फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ, मुझे कब ऐसी बेइज्जती और यातना सहनी पड़ी थी? उसका दिल गुस्से और यहाँ तक कि हत्या के इरादों से भर चुका था, लेकिन वह पूरी तरह बेबस था, कुछ भी नहीं कर सकता था। उसी पल पेड़ के नीचे खड़े चारों अंगरक्षक अचानक कांप उठे। उनकी आंखों की धुंध छट गई और उनमें फिर से इंसानी रंग लौट आया। सोल स्टीलिंग बेल का असर समय सीमित था और अब उसका कंट्रोल उन चारों पर से हट चुका था। मध्यम आयु के आदमी ने चारों ओर उलझन भरी नजर से देखा, फिर ऊपर की ओर देखा। जब उसकी नजर पेड़ पर लटके रमन पर पड़ी तो वह बुरी तरह चौंक गया। तुम कौन हो? इस समय तक उसे पिछली रात की कोई भी याद नहीं थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या किया था। रमन का गुस्सा फूट पड़ा। अगर उसके पास ताकत होती तो वह सामने खड़े इस आदमी को 1000 टुकड़ों में काट डालता। तूने मुझे पेड़ से लटकाया और अब पूछ रहा है कि मैं कौन हूं? यादव फैमिली का पैसा खाकर मुझ पर ही हाथ उठाने की हिम्मत की? बस इंतजार कर, यादव फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी।
उसकी आवाज़ पूरी तरह बैठ चुकी थी, लेकिन वह फिर भी गला फाड़कर दहाड़ रहा था। तभी चारों लोग पूरी तरह होश में आए और समझ गए कि उनके सामने लटका हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका यंग मास्टर है। वे घबरा गए, जल्दी से रस्सियां काटी, रमन को नीचे उतारा और अपने पास मौजूद एंटीडोट ऑइंटमेंट निकालकर उसके शरीर पर लगाने लगे। यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मध्यम आयु का आदमी घबराहट में अपनी ट्रू एनर्जी रमन के शरीर में भेजने लगा, उसकी मांसपेशियों को ढीला करने और रक्त संचार बेहतर करने की कोशिश करता हुआ, ताकि दोनों बाहों की चोट कुछ कम हो सके। मैं इस हालत में हूं और तुम कह रहे हो सब ठीक है? अंधे हो क्या? रमन ने एक और गुस्से भरी दहाड़ लगाई और चारों को गालियों की बौछार में भिगो दिया। गलती अपनी होने के कारण चारों अंगरक्षकों ने सिर झुका लिया, कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि उन्हें ठीक ठीक याद नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन उन्हें मोटा मोटी अंदाजा हो चुका था कि यंग मास्टर को शायद उन्हीं के हाथों पेड़ पर टांगा गया था। गालियां देकर मन हल्का करने के बाद रमन ने कपड़ों का दूसरा सेट निकाला, पहना और चारों को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था जाकर उस आरव नाम के लड़के को पकड़ो और तुम लौटकर मुझे ही पेड़ से लटका आए। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? यंग मास्टर, कृपया शांत हो जाए, हमें पता भी नहीं चला और हम उस बदमाश के जाल में फंस गए। मध्यम आयु के आदमी ने मजबूरी में पूरी घटना सुनाई और अंत में कहा, उसके हाथ में एक छोटी सी घंटी थी, जैसे ही उसने उसे हिलाया उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं है। रमन भले ही एक प्लेबॉय था, लेकिन मूर्ख नहीं था, बड़े परिवार से होने के कारण उसका ज्ञान भी काफी था। उसे तुरंत समझ आ गया कि असली समस्या उस छोटी घंटी में ही थी। कमबख्त, इस आदमी के पास तो काफी सारे खजाने हैं। एक और अंगरक्षक बोला, यंग मास्टर, गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी जाकर उस लड़के को यहाँ ले आता हूँ, फिर आप जो चाहें करना। बकवास बंद करो, वहीं रुक जाओ। रमन ने उसे तुरंत रोक दिया, उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वह छोटी घंटी आखिर क्या चीज़ है। अगर उसके अंगरक्षक फिर से किसी के काबू में आ गए तो कौन जाने वे उसके साथ क्या कर बैठें। अंगरक्षक तुरंत रुक गया और चुपचाप खड़ा हो गया। मध्यम आयु का आदमी झेपते हुए बोला, यंग मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? रमन खड़ा हुआ और अपने दुखते हुए शरीर को खींचकर सीधा किया। पिछली रात की घटना ने उसे पूरी तरह डरा दिया था, अब वो दोबारा झंझट मोल लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अभी उन्हें मत छेड़ो, हम सीधे सिंकहोल की तरफ चलते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें मेरी मदद चाहिए होगी, वरना वे अंदर जा ही नहीं पाएंगे। अब वो आरव से सीधा टकराने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए उसने यादव फैमिली की ताकत से बदला लेने का फैसला किया। यंग मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। चारों ने बार बार सिर हिलाया, बस यंग मास्टर उन्हें और मुसीबत में न डाले। आरव और बाकी लोग नाश्ता खत्म कर ही रहे थे कि वे आगे बढ़ने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि रमन 4 लोगों के साथ उनकी ओर आ रहा है। उनकी हालत देखकर राकेश जोर जोर से हंस पड़ी, पैर पटकते हुए, छाती पीटते हुए, जांघों पर हाथ मारते हुए। हा, ये कौन है? इसके साथ क्या हुआ? बड़ा ही हैंडसम लग रहा है। सिमरन भी जोर से हंसते हुए आगे आई। यंग मास्टर, क्या आप कोई तपस्वी हैं या फिर इस जंगल में सिर्फ कीड़ों को खाना खिलाने आए थे? वाकई इतना करुणामय हृदय, आगे चलकर बुद्ध या संत जरूर बनेंगे। सावित्री ने पास खड़े चारों अंगरक्षकों पर नजर डाली और ताना मारते हुए कहा, तुम चारों किस तरह के बॉडीगार्ड्स हो? हमारा मास्टर इतना बुरी तरह काटा गया है और तुम सब बिल्कुल सुरक्षित हो, क्या तुम्हें यहाँ काम नहीं करना? ओह! चारों अंगरक्षकों के चेहरे शर्म से लाल हो गए, वे इस बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। बार बार मजाक उड़ाए जाने से, खासकर अनामिका के सामने, रमन का गुस्सा आसमान छूने लगा। इसमें इतना क्या घमंड करने लायक है? सुन लो, तुम सिंकहोल देखना चाहते हो ना? मेरी मदद के बिना तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। आरव ने उसकी ओर देखा, होठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ। ओह, यंग मास्टर को इतना भरोसा है? बिल्कुल। अपमान के बीच रमन को आखिरकार थोड़ी सी आत्मविश्वास की किरण मिली। सुनो, सिंकहोल अब पूरी तरह देश के स्पेशल डिपार्टमेंट सत्येंद्र पवेलियन के कंट्रोल में है और मेरा दूसरा अंकल वहीं का प्रभारी है। मेरे साथ चलोगे तभी अंदर जा पाओगे, अगर मैंने मना कर दिया तो तुम में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, आरव मुस्कुराया, तो फिर मैं देखना चाहता हूं कि यंग मास्टर का प्रभाव आखिर कितना है।
उसकी मुस्कान में छिपे तंज को रमन ने साफ महसूस किया और उसका गुस्सा और भड़क उठा। ज्यादा खुश मत हो, जल्द ही तुम सब मेरे सामने गिड़गिड़ाते नजर आओगे। ये कहकर वह गुस्से में आगे बढ़ गया और उसके चारों अंगरक्षक जल्दी से उसके पीछे पीछे हो लिए। बाकी रास्ता पहले से काफी छोटा था। शाम ढलते ढलते वे सिंक होल के करीब पहुंच गए। केंद्र से लगभग 10 मील पहले ही आगे का रास्ता भारी हथियारों से लैस सैनिकों ने रोक रखा था। अगुआ सैनिक ने पास लगे बोर्ड की ओर इशारा किया, रुको, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित है। आरव ने कहा, हम सिंक होल को अंदर से देखना चाहते हैं। सैनिक नेता ने सख्ती से जवाब दिया, नहीं, बिना पास के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। आरव कुछ कह पाता उससे पहले ही रमन अकड़ के साथ आगे आया। देखा, मैंने क्या कहा था, मेरे बिना तुम में से कोई अंदर नहीं जा सकता। ये कहकर उसने सामने खड़े सैनिक की ओर देखा, ठुड्डी ऊपर उठाते हुए बोला, मैं यादव फैमिली से हूँ, हेमंत मेरे दूसरे अंकल हैं। यादव फैमिली का नाम सुनते ही सैनिक का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत वॉकी टॉकी निकाली और बगल में कुछ कहा। कुछ ही पलों बाद दूर कैंप के एक टेंट से जोरदार हंसी सुनाई दी। क्या वो डीके है? आवाज के साथ ही एक लंबा सा मध्यम आयु का आदमी तंबू से बाहर निकलकर उनकी ओर चलता आया। आने वाला व्यक्ति यादव फैमिली का हेमंत था। वह न सिर्फ सत्येंद्र पवेलियन का एक जरूरी सदस्य था, बल्कि पूरे एबे रीजन का प्रभारी भी था। हेवनली पैलेस ने इंद्रपुरम की जांच के लिए लंबे समय तक विशेषज्ञ भेजे थे, लेकिन उन्हें कोई असामान्य बात नहीं मिली। इसी कारण सूरज ने यह इलाका सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हेमंत को सौंप दी थी। अंकल, हेमंत को देखते ही रमन का चेहरा खिल उठा। वह तुरंत आगे बढ़ा, चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान लिए। डीके, तुम्हारे साथ क्या हुआ? रमन का चेहरा सूजा हुआ था, नीला पीला पड़ा था और पहचान में भी नहीं आ रहा था। ये देखकर हेमंत पूरी तरह चौंक गया। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा हादसा हो गया। रमन और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह कैसे बताता कि उसे नंगा करके पेड़ से लटका दिया गया था और इस हालत में पहुंचा है? चूंकि वो खुद नहीं बोल रहा था, हेमंत ने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की और बात बदल दी। तुम यहाँ कैसे आ गए? दरअसल मेरी एक दोस्त सिंकहोल देखना चाहती थी, तो मैं उसके साथ आ गया। कहते हुए उसने पीछे खड़ी अनामिका की ओर इशारा किया, जो आरव के पास खड़ी थी। ठीक है। हेमंत ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सिर हिलाया। तो ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं, सिर्फ यही वाली, बाकियों को मैं नहीं जानता। कहते हुए रमन ने आरव और बाकी लोगों की ओर तिरछी नजर डाली। उसके चेहरे पर साफ घमंड था, मानो कहना चाह रहा हो, अब समझे मेरी ताकत। अगर ऐसा है तो तुम अंदर जा सकते हो। हेमंत एक अनुभवी इंसान था। उसने तुरंत समझ लिया कि बाकी लोग उसके भतीजे को पसंद नहीं हैं। इसके बाद उसने आरव और दूसरों की ओर हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, यह जरूरी इलाका है, बिना इजाजत के किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप जानते हैं कि यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। आरव ने उसकी ओर देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अभी अभी आपने कहा कि बिना पास के कोई अंदर नहीं जा सकता, तो फिर वो अंदर क्यों जा सकता है और हम क्यों नहीं? हेमंत एक पल के लिए ठिठका, फिर जोर से हंस पड़ा। लड़के, क्या तुम जानबूझकर विरोध कर रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना? वह मेरा भतीजा है और यहाँ फैसला मैं करता हूँ। मैं कहूँ तो वह अंदर जाएगा, मैं मना करूँ तो कोई भी नहीं जाएगा। नॉर्दर्न हुबे का प्रभारी होने के नाते हेमंत पूर्ण अधिकार का आदी था। उसे कुछ नौजवानों की कोई परवाह नहीं थी। सच में काफी प्रभावशाली है, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। सत्येंद्र पवेलियन ने आपको इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी है और आप इस तरह पहरा दे रहे हैं? लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सत्येंद्र पवेलियन का नाम भी जानते हो। हेमंत थोड़ी देर चौंका, फिर बोला, तो क्या हुआ? मुझे काम कैसे करना है, यह कोई छोटा लड़का तय नहीं करेगा। यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरी बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत देना। रमन जोर से हंस पड़ा। लड़के, तुम वाकई बेवकूफ हो, अब भी हालात समझ नहीं पाए। अगर अंदर जाना है तो आकर मुझसे भीख मांगो। अनामिका के लिए मैं अपने अंकल से तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ, वरना तुम अंदर जाने के लायक भी नहीं हो। आरव ने उसे देखा। उसके होठों पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। तुम्हें लगता है कि तुम पक्का अंदर जा पाओगे और क्या? अब तक समझ नहीं आया, दिमाग खराब हो गया है क्या? रमन का चेहरा तंज से भरा था।
वह आरव को ऐसे देख रहा था जैसे किसी मूर्ख को देखता है। उसके मन में ये बात पक्की हो चुकी थी कि अब हालात पूरी तरह उसके काबू में हैं। तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हें बाहर कैसे फेंका जाता है। ये कहकर आरव ने दोबारा हेमंत की ओर देखा। इसे यहाँ से बाहर निकालो और फिर इसे अंदर जाने दो। क्या लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? हेमंत गुस्से में लगभग हंस ही पड़ा। गार्ड्स, इन सबको बाहर फेंक दो। वाक्य पूरा होने से पहले ही वह अचानक रुक गया। उसके सामने एक काला टोकन प्रकट हुआ। उस पर एक बड़ा सा कमांड अक्षर चमक रहा था, जिससे अथाह दबाव निकल रहा था। ये तो हेवनली पैलेस मास्टर का आदेश है। हेमंत की पुतलियां फैल गईं, उसका चेहरा सदमे से भर गया। सत्येंद्र पवेलियन हेवनली पैलेस के अधीन है और वह उसका को मेंबर था, इसलिए वह इस टोकन को तुरंत पहचान गया। हेवनली पैलेस मास्टर्स डिक्री। जिसके पास ये होता है उसे पैलेस मास्टर के बराबर अधिकार और दर्जा मिलता है। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो और सत्येंद्र पवेलियन दोनों को बिना शर्त उसके आदेश मानने होते हैं। आसपास के सैनिक हालात से अनजान थे। आदेश मिलते ही वे आगे बढ़ने लगे। रुको, सब रुक जाओ। हेमंत का घमंड पल भर में गायब हो गया। उसने जल्दी से सबको रोक दिया और फिर आरव के सामने आकर आदरपूर्वक झुक गया। सत्येंद्र पवेलियन का हेमंत पैलेस मास्टर के आदेश को नमन करता है। हेवनली पैलेस के नियमों के अनुसार वह टोकन को सम्मान दे रहा था। ये टोकन धारक से कम और उसके आदेश से ज्यादा जुड़ा था। कुनलन वंडरलैंड की आखिरी लड़ाई के बाद सूरज ने ब्लैकआउट ऑर्डर जारी कर दिया था। लड़ाई में शामिल लोगों के अलावा किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। हेमंत भी उन्हीं में से था। उसे न कुनलन वंडरलैंड के बारे में पता था, न उस युद्ध की सच्चाई, और आरव के बारे में तो वह और भी कम जानता था। आरव को उससे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने हाथ में टोकन लहराया। मैंने जो कहा वह सुना नहीं। इसे बाहर फेंको, आ गया है। हेमंत मन से भले न चाहता हो, लेकिन टोकन की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने पलटकर अपने भतीजे का कॉलर पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। रमन एक तरफ खड़ा पूरी तरह अवाक रह गया। मेरा अंकल तो मुझे सपोर्ट करने वाला था, तो फिर उसने पल भर में मुझ पर ही हाथ क्यों उठा दिया? बिना संभले वह कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा और फिर से बुरी तरह घायल हो गया। वह जमीन से उठा, चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। अंकल, अंकल, वह कुछ कहने ही वाला था कि हेमंत ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। यंग मास्टर आरव का आदेश नहीं सुना। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि रमन संभल ही नहीं पाया। राकेश हंसते हुए उसके पास आए। कैसा लगा? मेरे भाई की बात पक्की होती है, कह दिया निकल जाओ तो निकलना ही पड़ेगा। यहाँ कोई सौदेबाजी नहीं होती। रमन शर्म और गुस्से से भर गया। वह अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के दम पर खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता था, लेकिन हर पल और ज्यादा बेइज्जत होता चला गया। कुछ और कहने ही वाला था कि हेमंत ने ठंडी नजर से उसे देखा। अब भी नहीं सुना? यहाँ से निकल जाओ, बस इंतजार करो। रमन ने नफरत से घूरा और चारों अस्तव्यस्त बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला गया। आरव ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और हेमंत की ओर मुड़कर पूछा, अब हम अंदर जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हेमंत का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वह झुक कर बोला, तुरंत रास्ता साफ करो। यंग मास्टर आरव जहां भी जाएं, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कहते हुए उसने सबको कॉर्डन के अंदर जाने का इशारा किया। ठीक है, तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं, हम खुद चल लेंगे। आरव ने हाथ हिलाया और सबको अंदर ले गया। तो मैं और दखल नहीं दूंगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए, यंग मास्टर आरव। हेमंत के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही आरव ओझल हुआ, उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह ठंडी सख्ती आ गई। कुछ ही देर बाद रमन 4 बॉडीगार्ड्स के साथ जंगल से निकलकर उसके पास पहुंचा। अंकल, आखिर ये सब क्या चल रहा है? इधर आओ, अलग में बात करते हैं। हेमंत उसे एक सुनसान कोने में ले गया। चारों ओर देख लेने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, उस लड़के के हाथ में जो टोकन है वह सर्वोच्च है, मुझे उसे मानना ही पड़ेगा। रमन की आंखों में जहर भरी नफरत थी। लेकिन उस बदमाश ने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। क्या हम यादव फैमिली बस यूं ही सहते रहेंगे? ये कैसे मुमकिन है? हेमंत ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
अगर यह पहले होता तो हेवनली पैलेस मास्टर के आदेश की वजह से शायद मैं तुमसे थोड़ा डरता, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उसके पास टोकन हो तो क्या हुआ, जो भी यादव फैमिली को उकसाएगा उसकी मौत तय है। रमन ने दांत पीसते हुए कहा, अगर ऐसा ही है तो अंकल ने सीधे उस आरव नाम के बदमाश को गोली मारने का आदेश क्यों नहीं दे दिया? हेमंत ने बड़े की तरह समझाते हुए कहा, तुम अभी छोटे हो, अगर फैमिली हेड की गद्दी संभालनी है तो अपने स्वभाव को निखारना पड़ेगा। किसी को मारना भी समय और तरीके को देखकर किया जाता है। वहां मौजूद ज्यादातर लोग सत्येंद्र पवेलियन के लगाए हुए लोग थे, मेरे नहीं। ऐसे में हेवनली पैलेस मास्टर के आदेश का खुलेआम विरोध कैसे किया जा सकता था? लेकिन अब वो अंदर आ चुका है, चारों तरफ मेरे भरोसेमंद लोग हैं, अब उसकी जिंदगी पूरी तरह मेरे हाथ में है। ये कहते हुए उसने हवा में मुट्ठी कसने का इशारा किया। जब समय आएगा मैं चाहूंगा तो उसे जिंदा रखूंगा, चाहूंगा तो मार दूंगा, तब कोई झंझट नहीं बचेगा। भतीजा समझ गया। रमन ने आज्ञाकारी और विनम्र भाव दिखाया, जैसे आरव को मारने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो। फिर उसने जोड़ा, अंकल लापरवाही मत करना, वो लड़का काफी अजीब है। इसके बाद उसने रास्ते में हुए अपने सारे अनुभव सुना दिए। जिसके पास हेवनली पैलेस मास्टर का टोकन हो वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता, कुछ खास तरीके होना तो तय है। तो क्या हुआ? हेमंत ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे इलाके में आए हो तो अजगर को भी कुंडली मारनी पड़ेगी और बाघ को भी लेटना पड़ेगा, मेरे हाथ से निकल जाना सिर्फ एक सपना है। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, चलो, वह बस एक छोटा सा लड़का है, उसे मारने के मेरे पास 1000 तरीके हैं। दोनों सिंकहोल की ओर बढ़ गए। अंदर पहुंचकर आरव और उसके साथी आराम से टहलते रहे, मानो घूमने आए सैलानी हों। यहाँ की स्थिति वह पहले ही समझ चुका था, अब बस नीचे वालों के सील तोड़ने का इंतजार था। आखिरकार उन्होंने एक समतल माउंटेन चुनी जहां कैंप लगाया जा सकता था। वहां से आसपास का नज़ारा भी साफ दिखता था और सिंकहोल भी पूरी तरह नजर आता था। जब वे खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि हेमंत रमन के साथ उनकी ओर आ रहा है। अनामिका ने भौहें सिकोड़ लीं, ये परेशान करने वाला आदमी फिर से क्यों आ गया? आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, इनका आना अच्छी बात है। हेमंत का पिछला रवैया इतना चिकना था कि आरव को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन साफ था कि यह चालाक बूढ़ा लोमड़ी इतनी आसानी से मामला छोड़ने वाला नहीं है। और सच में ये दोनों इतनी जल्दी खुद चलकर आ गए। डायना सिचू ने हेमंत को घूरते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम पैलेस मास्टर के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि आरव ने अभी अभी रमन को बाहर निकालने का आदेश दिया था तो उसे पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए था। अब लोगों को यहाँ लाना हेवनली पैलेस के खिलाफ छिपा हुआ विरोध था। कृपया गलत मत समझिए यंग लेडी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे लगा कि अभी मैंने यंग मास्टर आरव को नाराज कर दिया, इसलिए मैं अपने भतीजे को माफ़ी मंगवाने लाया हूँ और उसके बाद इसे यहाँ से निकाल दूंगा। ये कहते हुए उसने पलटकर हाथ हिलाया, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से यंग मास्टर आरव से माफ़ी मांगो। आरव ने कुछ नहीं कहा, वह बस शांति से खड़ा देखता रहा, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मुझसे गलती हो गई थी। रमन आगे बढ़ा और झुककर माफ़ी मांगने लगा। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही उसके हाथ के इशारे के साथ सफ़ेद धुएं का एक गुबार अचानक निकल पड़ा। सामने वाले पूरी तरह सतर्क नहीं थे और सफ़ेद धुएं में घिर गए। ये देखते ही रमन जोर से हंस पड़ा, हा हा हा, तुम बेवकूफ़ों को सच में लगा कि यह यंग मास्टर तुमसे माफ़ी मांगेगा? तुम इसके लायक भी नहीं हो। अब तुम सब मेरे अंकल के 10 पॉइजन्स बोन डिज़ोल्विंग पाउडर से जहर खा चुके हो, तुम सब पूरी तरह खत्म हो चुके हो। असल में यही रणनीति हेमंत ने उसे सिखाई थी, पहले माफ़ी का नाटक करो, फिर अचानक हमला करके जहर फैला दो। नॉर्दर्न हुबे के प्रभारी होने के नाते हेमंत के पास अच्छे जहरों की कोई कमी नहीं थी। ये 10 पॉइजन्स बोन डिज़ोल्विंग पाउडर उसका गुप्त हथियार था। सब कुछ सफल होते देख रमन बेहद घमंड और खुशी से हंसने लगा। लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि सामने खड़े लोग बहुत ज्यादा शांत थे, न डर न घबराहट। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मूर्ख खड़ा हो। क्या देख रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? रमन चिल्लाया, 10 पॉइजन्स बोन डिज़ोल्विंग पाउडर लगने के बाद तुम सब पूरी तरह बेबस हो जाओगे।
चाहे पहले कितनी भी ताकत हो या कल्टिवेशन कितना भी ऊंचा हो, अब कुछ नहीं कर सकते। अभी इसी वक्त इस यंग मास्टर के सामने घुटने टेक दो, यही तुम्हारा आखिरी रास्ता है। आरव ने उसे व्यंग्य से देखा। तुम्हें पक्का यकीन है? बिल्कुल पक्का। तुम सॉफ्टनिंग पाउडर से जहरीले हो चुके हो, अब जरा भी ताकत नहीं बची। वाक्य पूरा होने से पहले ही उसकी आंखों के सामने एक परछाई चमकी। राकेश अचानक उसके सामने आ गया। फिर एक तेज चटक की आवाज आई और रमन उड़ता हुआ दूर जा गिरा। राकेश ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। आधे दांत टूट गए, गाल फूल गया और वह कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा। ओह! रमन पूरी तरह सन्न रह गया। वह जमीन पर कई बार लुढ़का, फिर जैसे तैसे होश में आया और डर से आरव और बाकी लोगों को देखने लगा। राकेश हंसते हुए बोला, तो कैसा लगा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ताकत कम है? अगर नहीं, तो एक और दून। रमन ने मुंह खोला और टूटे हुए दांत थूक दिए। उसका दिल अपमान और गुस्से से भर गया था। उसके अंकल ने बार बार कहा था कि 10 पॉइजन सॉफ्ट बोन पाउडर बेहद जहरीला है। यहाँ तक कि मार्शल सेंट भी इसे झेल नहीं सकता, लेकिन अब जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो किसी पर भी असर नहीं हुआ। उल्टा ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी जान ही निकल गई। उसने मुड़कर हेमंत की ओर देखा और रोते से स्वर में बोला, अंकल, क्या आपकी दवा एक्सपायर हो गई है? हेमंत, जो अपने रुतबे पर भरोसा करके दूर खड़ा देख रहा था, खुद भी हैरान रह गया। उसके हिसाब से उसका भतीजा इन युवाओं से निपटने के लिए काफ़ी था, उसे खुद दखल देने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन सामने का दृश्य उसे भी उलझन में डाल गया। 10 पॉइजन सॉफ्ट बोन पाउडर 10 तरह के घातक जहरों से बना होता है। मार्शल सेंट भी इसे सहन नहीं कर सकता और यह एक्सपायर भी नहीं होता। फिर ये लोग बिल्कुल ठीक कैसे हैं? उसे क्या पता था कि सामने खड़ा हर एक व्यक्ति मार्शल सेंट से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर था। सिर्फ अनामिका थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन अपने भाई की ट्रू एनर्जी की वजह से उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। उसी पल आरव ने उसकी ओर देखा। मूर्ख इंसान, लगता है तुम हेवनली पैलेस से गद्दारी करने पर तुले हो। ऐसी हालत में मरने के लिए तैयार रहो, सिर्फ तुम लोग। हेमंत ने कई तूफान देखे थे। उसका शुरुआती सदमा पल भर में गायब हो गया और चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें लगता है कि इतने सालों से नॉर्दर्न हुबे पर राज करने के लिए मैंने बस यही चालें इस्तेमाल की हैं? अगर तुम अभी जहर से ढेर हो जाते तो कम से कम पूरी लाश तो बच जाती। अब लगता है वो भी मुमकिन नहीं है। ये कहकर उसने ताली बजाई। तुरंत ही लगभग 100 लोग चारों ओर प्रकट हो गए। सबके हाथों में बंदूकें थीं और काली नालें सीधे भीड़ की ओर तनी हुई थीं। हेमंत ने घमंड से हंसते हुए कहा, कैसा लगा? उम्मीद नहीं थी ना? मैंने पहले से 2 तैयारी कर रखी थी। भले ही तुम कितने ही ताकतवर क्यों न हो, क्या तुम सच में गोलियों से बच सकते हो? चारों ओर तनी हुई काली बंदूकों की नालें देखकर अनामिका डर के मारे चीख पड़ी। वह अभी हाल ही में एक मार्शल आर्टिस्ट बनी थी और मार्शल आर्टिस्ट्स की रेल्म्स और क्षमताओं को ठीक से नहीं समझती थी, लेकिन एक साधारण अर्थ की इंसान होने के नाते बंदूकों से उसका डर स्वाभाविक था। आरव ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया और मुस्कराकर कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। कितना घमंडी बच्चा है। हेमंत ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं होगा तो मैं तुम्हारे शरीर में एक खूनी छेद करके तुम्हें कुछ नया चखाता हूँ। ये कहते हुए उसने पास खड़े सैनिक से एक CF गन ले ली। यह इंडिया का नया हथियार था, जिसकी ताकत बेहद ज्यादा थी। कहा जाता था कि 100 मीटर के अंदर यह स्टील की प्लेट को भी ऐसे भेद सकता है जैसे टोफू हो। हेमंत को इस बंदूक पर पूरा भरोसा था। उसने आरव की जांघ की ओर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। हालांकि वो खुद भी मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन मार्शल आर्ट्स की उसकी समझ सीमित थी। उसके दिमाग में ये पक्का था कि उसके हाथ में मौजूद बंदूक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रमन ने जोश में मुट्ठियां भींच लीं। इतने समय से उसे इसी आदमी ने अपमानित किया था और अब आखिरकार बदला लेने का समय आ गया था। गोली की आवाज़ गूंजी। सुनहरी गोली बेहद तेज रफ्तार से इंसानी नज़र की सीमा पार कर गई। जैसे ही वह आरव की बाईं टांग से टकराने वाली थी, वह अचानक हवा में रुक गई। हेमंत और उसका भतीजा आंखें फाड़कर देखते रह गए, मानो भूत देख लिया हो। उनके सामने 2 पतली और गोरी उंगलियों ने गोली को थाम रखा था। ये वेदिका थी जिसने वार किया था। आम इंसानों के लिए गोलियां मौत के देवता जैसी होती हैं, लेकिन ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के शिखर पर पहुंचे लोगों के लिए वे किसी भी तरह का खतरा नहीं होती।
वेदिका को यह नहीं लगा था कि यह चीज़ उसके आदमी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसने तो बस जिज्ञासा में हाथ बढ़ाया था। उसने गोली को हथेली में घुमाया और पूछा, आरव, यह क्या है? क्या ये तुम्हारा कोई हिडन वेपन है? दिखने में तो अलग है, लेकिन इसकी ताकत बहुत कम है, इससे किसी को चोट कैसे लग सकती है? वो सच कह रही थी। गोलियों की शक्ति की एक सीमा होती है और ऊंचे स्तर के कल्टिवेटर्स के सामने वे पूरी तरह बेकार होती हैं। लेकिन हेमंत और रमन को इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था, ये शब्द उनके लिए किसी ताने से कम नहीं थे। कमबख्त, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी कोई चाल इतनी सारी गोलियों को रोक सकती है। उनकी नज़र में इस औरत ने ज़रूर किसी खास जादू या ट्रिक से गोली पकड़ ली थी। मेरे आदेश पर एक साथ फायर करो। डर को दबाते हुए हेमंत ने सामूहिक फायरिंग का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही गोलियों की आवाज़ ऐसे गूंजने लगी जैसे मक्का फूट रहा हो। आसपास के सभी सैनिकों ने एक साथ ट्रिगर दबा दिया। जो कुछ उन्होंने अभी देखा था वह उनके लिए पूरी तरह अविश्वसनीय था। आधुनिक इंसान होने के नाते वे इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। डर के मारे उन्होंने पागलों की तरह गोलियां चलानी शुरू कर दी। चारों ओर से गोलियों की बारिश होने लगी। करीब 100 गनमैन सबसे आधुनिक हथियारों के साथ बुलेट्स की बाढ़ बरसा रहे थे। सामान्य हालात में कोई भी इंसान उस स्थिति में छलनी हो जाता। उसी पल हवा में अचानक ट्रू एनर्जी से बना एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और उसने सारी गोलियों को अपनी हथेली में जकड़ लिया। इस बार वार सिमरन ने किया। शिवम हक मुस्कान के साथ दोनों हाथों को हल्के से रगड़ती है। पल भर में उसके हाथों में मौजूद हजारों गोलियां पिघलकर एक सुनहरी तांबे की ईंट बन गईं, जो जमीन पर जोर से गिरी। सिस्टर वेदिका सही कह रही है, ये चीज़ दिखने में अलग जरूर है, लेकिन है पूरी तरह बेकार। इससे किसी को चोट कैसे लग सकती है? अरे, अगर अब तक इन लोगों के मन में यह उम्मीद थी कि वेदिका ने कोई चाल चली है, तो ये दृश्य उनकी सारी उम्मीदें तोड़ चुका था। अगर गोलियों की बौछार भी दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए? सामने खड़े लोग इंसान नहीं लग रहे थे, वे तो राक्षस जैसे थे। भागो! हेमंत और रमन दोनों ने एक साथ खतरे को भांपा और मुड़कर भागने लगे। लेकिन वे कुछ कदम ही भाग पाए थे कि एक बड़ी हथेली ने उनका गला पकड़ लिया, उन्हें हवा में उठाया और जोर से आरव के सामने पटक दिया। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के सामने भागने का कोई सवाल ही नहीं था। राकेश ने आसानी से दोनों को पकड़कर वापस खींच लिया। आरव, इन दो हरामियों का क्या करें? आरव ने रमन की ओर ध्यान नहीं दिया, उसकी ठंडी निगाहें सीधे हेमंत पर टिक गईं। तुम्हें हेवनली पैलेस से गद्दारी करने की हिम्मत किसने दी? मैं। हेमंत का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। उसने 3 सुरक्षा उपाय तैयार किए थे। पहला जहर, दूसरा बंदूक, तीसरा उसका खुद का पीक हेवनली रैंक कल्टिवेशन। लेकिन उसे सपने में भी नहीं लगा था कि सामने वाले की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा होगी। जहर बेकार निकला। नंगी उंगलियों से गोली पकड़ना ये साबित कर चुका था कि उसकी कल्टिवेशन तुलना के लायक भी नहीं है। सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। इतना अनुभवी इंसान भी पल भर के लिए घबरा गया। नहीं बोलोगे तो मरने के लिए तैयार रहो। आरव की नज़र में ये दोनों लोग चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। सवाल पूछने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बस इन्हें मिटा देना चाहता था। उससे निकलती हत्या की भावना को महसूस करके हेमंत पूरी तरह घबरा गया और जोर से चिल्लाया, नाइन्थ एल्डर, मुझे बचाइए। ये सुनते ही आरव ने अपना उठा हुआ हाथ नीचे कर लिया और उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी हेवनली पैलेस मास्टर के आदेश को खुलकर चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। असल में वह सन एंड मून होली फायर सेक्ट से जुड़ा हुआ था। तो फिर आज इसे भी साथ में निपटा देते हैं। उसी समय आकाश में एक बूढ़ी लेकिन खतरनाक आवाज गूंजी, जिसमें तीखी हत्या की भावना भरी हुई थी। लड़के, तुम्हें यहाँ आकर उपद्रव मचाने की हिम्मत किसने दी? आवाज के साथ ही दर्जन भर कल्टिवेटर्स हवा में प्रकट हो गए। वे शून्य पर खड़े थे और उनसे भयानक दबाव निकल रहा था। उनका नेतृत्व करने वाला सफेद बालों वाला बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि वेंजी, सन मून सेक्रेट फायर सेक्ट का 9th एल्डर था, जिसकी कल्टिवेशन इंटीग्रेशन रेल्म के शिखर पर थी। उसके पीछे खड़े सभी लोग रिफाइनमेंट रेल्म से ऊपर थे। पहले के अर्थ पर इतनी ताकत उन्हें अपराजय बना देती, लेकिन अब आरव और उसके साथियों की नज़र में वे बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे। इन सबसे अनजान हेमंत, 9th एल्डर और उसके लोगों को देखकर खुशी से भर गया। एल्डर, मुझे बचाए।
आरव ने ऊपर देखा और वेंजी से कहा, लगता है यह आदमी तुम्हारा कुत्ता है। बिल्कुल सही, यह मेरा कुत्ता है। वेंजी जमीन पर उतरा, उसका रौब चारों ओर फैल गया। तो क्या हुआ? चाहे वह मेरे सन मून होली फायर सेक्ट का सिर्फ कुत्ता ही क्यों न हो, तुम उसे छू भी नहीं सकते? ये कहते हुए उसने चारों ओर नजर घुमाई। जब उसकी नजर वेदिका, डायना सिचू और बाकी महिलाओं पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर दुष्ट मुस्कान फैल गई। ये औरतें काफी अच्छी हैं। सेक्ट लीडर जल्द ही सेक्लूडेड कल्टिवेशन से बाहर आने वाला है, इन्हें उसे भेंट करना अच्छा रहेगा। ये कहकर उसने पीछे हाथ हिलाया, सारे मर्दों को मार दो, औरतों को जिंदा छोड़ दो। सील टूटने के बाद उसने वेदांत और हेमंत के जरिए इस वर्ल्ड की स्थिति जान ली थी। अपनी मौजूदा कल्टिवेशन के साथ वह खुद को अजेय समझ रहा था। सामने खड़े लोगों को उसने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। चिंता मत कीजिए एल्डर, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके बोलते ही एक भारी भरकम घनी दाढ़ी वाला आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा घमंड से भरा हुआ था। यह व्यक्ति वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म के शिखर पर था। उसने बिना किसी बचाव के पूरी बेपरवाही से आरव की ओर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। डेली एपिसोड नहीं आ पा रहे इस समय, अल्टरनेट डेज में या 2 दिन छोड़ के एपिसोड्स आते रहेंगे सारे सीरीज़ के, और काम बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं आ पा रहे थे। वह जल्द सारे अपलोडिंग स्टार्ट होती रहेगी, अल्टरनेट एपिसोड आते रहेंगे बाकी के। अभी कुछ दिन तक एपिसोड नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बाहर भी काम चल रहा था। तो हाँ, लाइब्रेरी मेरी सील हो गई थी, इस वजह से नहीं आ रहे हैं एपिसोड्स। बहुत डिले एपिसोड्स आ रहे हैं, बट कुछ दिन तक ऐसे एपिसोड आते रहेंगे अल्टरनेट डेज में। बाकी बाद में मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा।